नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन के भारतीय इतिहास एनसीईआरटी नोट्स से संबंधित आधुनिक भारत को प्रारंभ करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, किस प्रकार से भारत में विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, उनका आगमन क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, इन सारे तथ्यों को यहाँ पे हम लोग कलेक्टिव रूप से देखने का प्रयास करेंगे, जो कि आधारित होगा पूर्ण रूप से हमारा एनसीईआरटी के नोट्स के ऊपर आधारित। सेशन मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो 14वीं जेपीएससी और 71वीं बीपीएससी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। कारण क्या है कि स्टेट पीसीएस से यूपीएससी के एग्जाम्स की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर एनसीईआरटी का ज्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि वहां पर फैक्ट्स के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी की बुक्स को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। अरिहंत पब्लिकेशन ने यहाँ पे एक अच्छा काम क्या करा है कि उन्होंने ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में 6 to 12 के साथ साथ हम लोग क्या देखे हैं कि यहाँ पर एनआईओएस के साथ में तमिलनाडु बोर्ड से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं इन चैप्टर से, उनको भी यहाँ पर एक साथ में समाहित करने का प्रयास किया है और काफी अच्छा ही प्रयास है, सराहनीय प्रयास है अरिहंत पब्लिकेशन का। तो यहाँ पे हम लोग इसी को आगे लेकर के बढ़ेंगे। एंशिएंट इंडिया हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कंप्लीट ज्योग्राफी का एक सेशन हम लोग का चल रहा है और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो हम लोग साइंस भी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज के इस सेशन में पहले हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, आने वाले सेशन में हम लोग ज्योग्राफी और साइंस को कवर करने का प्रयास करेंगे, फिर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हमारा कवर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन काल से हम लोग देखते हैं कि भारत से पश्चिमी देशों का व्यापार लगातार होता रहता था, परंतु जब 15वीं शताब्दी में तुर्की पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो जाता है तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि भारत और पश्चिम देशों के साथ में जो व्यापार हो रहा था वह लगभग नगण्य हो जाता है। और इसके पश्चात ही हम लोग देखते हैं कि इस व्यापार को फिर से पूर्व के देशों के साथ या भारत के साथ जो व्यापार था यूरोपीय देशों के द्वारा बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। इसी के लिए इन्होंने समुद्री मार्गों की खोज करनी प्रारंभ कर दी थी। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अफ्रीका के तट से होता हुआ, अफ्रीका के तट से जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ से होता हुआ हम लोग भारत की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये पहला अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तमाशा अंतरिक्ष द्वीप की, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, जिसकी खोज बार्थोलोम्यूस डियाज के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले अगर देखें अफ्रीकी तट पर या अफ्रीका के दक्षिणी तट पर केप ऑफ गुड होप या इसे उस समय तूफानी अंतरिक्ष भी कहा गया था, इसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पूर्व के देशों के साथ विभिन्न यूरोपीय देशों ने संगठित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही यूरोप में व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की जाती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यूरोप के इन देशों में सबसे पहले भारत आने वाले जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी थी वह पुर्तगाल की थी। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगाल सबसे पहले भारत आया था और सबसे अंत में भारत से इसे लात जूता मार करके निकाला गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्रम देखें तो क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत आने वाले विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का क्रम क्या था। तो सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज आते हैं, उसके पश्चात डच, अंग्रेज के पश्चात डेनिश और फ्रांसीसी। ये ध्यान रखिए, फ्रांसीसी सबसे अंत में आने वाली कंपनी थी, यूरोपीय कंपनी थी, जो कि एक सरकारी कंपनी थी, ये भी ध्यान में रखना है। अब अगर हम लोग देखें तो यूरोप का भारत के साथ या पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो दिखाई देती है हमें, वह पुर्तगाल के राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर। इनके ही प्रयासों से समुद्री या भौगोलिक खोजों, समुद्री मार्गों और भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। और पुर्तगाल का ही नाविक था बार्थोलोम्यू डियाज, जिसने 1487 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज की, जिसे हम लोग उत्तम आशा का अंतरिक्ष कहते हैं या तूफानी अंतरिक्ष भी कहते हैं। केप ऑफ गुड होप इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि 1492 ईस्वी में स्पेन का एक नाविक था कोलंबस, जिसने भारत को खोजने का प्रयास किया और भारत को ढूंढने के चक्कर में वह अमेरिका को ढूंढ बैठता है। ये ध्यान रखिएगा, कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। 1492 ईस्वी में वह निकला था भारत के लिए, परंतु वहां पर अमेरिका की खोज होती है। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर निवास करने वाले जब लोगों को देखा तो उनका वर्ण जो रंग था वो कुछ कुछ लाल रंग का दिखाई दिया, इसीलिए वहां की आदिम जनजाति को रेड इंडियन नाम दिया गया था।
अब प्रमुख यूरोपीय कंपनियों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली कंपनी थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इसका नाम क्या था, एस्टाडो द इंडिया। 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है और ये सबसे पहले अपना फैक्ट्री की जो स्थापना की थी वह कोचीन में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली कंपनी की पहली कोठी थी कोचीन में। वहीं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो 1600 ईस्वी में उसे व्यापार करने का अधिकार मिला था। ध्यान रखिएगा, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था पूर्व के देशों के साथ में, और 1599 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। नाम था कंपनी का द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर में क्यों 1599 और 1600 में अंतर प्रकट कर रहा हूं। आगे इससे संबंधित तथ्य आप लोगों को प्राप्त होंगे। डच कंपनी का नाम था बेरिंगेडे ओस्ट इंडसे कंपनी। ये ध्यान रखिएगा, 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। ये ध्यान रखिएगा अंग्रेजों के विषय में कि इन्होंने 1608 ईस्वी में सूरत में एक कोठी की स्थापना की थी या फैक्ट्री की स्थापना की थी, परंतु वह कोठी या फैक्ट्री असफल हो गई थी। और 1611 ईस्वी में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली सफल कोठी की स्थापना की थी। कालांतर में 1613 में जब गुजरात के गवर्नर के तत्कालीन गवर्नर के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया जाता है कि सूरत में अपनी कोठी की स्थापना करें, तो पहली सफल कोठी की स्थापना सूरत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर दी गई थी। वहीं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हम लोग बात करते हैं तो 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और सूतानाती जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है वहां पर इन्होंने अपनी कोठी या फैक्ट्री की स्थापना की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलिस के नाम से सूरत में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। तो इस प्रकार ये ध्यान रखिएगा चार्ट के माध्यम से कि किस कंपनी की स्थापना पहले हुई और कहां पर इन्होंने अपनी पहली कोठी की स्थापना की थी। अब बात करेंगे सबसे पहले हम लोग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की या पुर्तगाली व्यापारियों की। तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, वह भारत पहुंचता है। उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए भारत पहुंचता है, जिसमें एक नाविक था गुजराती नाविक अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में समुद्री मार्ग की खोज में सहायता प्रदान की थी। उसका पथ प्रदर्शक था अब्दुल मजीद और उसी की सहायता से वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप कडाबू पहुंचता है। ये ध्यान रखिएगा, कप कडाबू वह बंदरगाह था जहां पर पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहली बार पहुंचता है और वहां का जो तत्कालीन हिंदू शासक था जमोरिन उसकी उपाधि थी। ध्यान रखिएगा, उसका नाम नहीं था। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और भारत के साथ व्यापार करने का अनुमति उसे प्रदान किया। उसने वास्को डी गामा को भारत से मसाले और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति देता है। वास्को डी गामा के जहाज का नाम यदि हम लोग देखें तो उसके जहाज का नाम हेक्टर था और वह अपने साथ में काली मिर्च लेकर के पुर्तगाल वापस लौटा था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब वास्को डी गामा यूरोप पहुंचता है तो अपने साथ जितनी वस्तुओं को ले गया था तो उनसे यात्रा व्यय को काट करके भी उसे 60 गुना अधिक का उसे लाभ प्राप्त हुआ था। यह प्रश्न पूछा गया कि कितना लाभ प्राप्त हुआ था वास्को डी गामा को, तो 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ था यात्रा व्यय काटने के उपरांत। उसके पश्चात दूसरा पुर्तगाली नाविक था पेड्रो अल्वारेज केब्राल, जो कि 1500 ईस्वी में भारत पहुंचा था और इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि 1502 ईस्वी में फिर से वास्को डी गामा भारत आया था। पुर्तगालियों ने 1502 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की और 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोचीन और कन्नूर दोनों दक्षिण भारत में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किए गए दो प्रमुख फैक्ट्रियां थी। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों की बात करेंगे तो उन्होंने भारत में गोवा और दमन और दीव में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए इन्होंने हथियारबंद जहाजों का प्रयोग किया ताकि समुद्रों के ऊपर इनकी श्रेष्ठता बरकरार रहे और व्यापार इनका फलता फूलता रहे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुगलों की जो नौसैनिक शक्ति के लिए खतरा उत्पन्न करके पुर्तगालियों ने मुगल सम्राट से भी व्यापार संबंधी अनेक छूटें प्राप्त कर ली थी, क्योंकि मुगलों की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनके पास अपनी नौसेना
नहीं थी, लेकिन पुर्तगालियों के पास अपनी नौसेना थी जिससे उन्होंने मुगलों को भी अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। अब बात करेंगे भारतीय क्षेत्र में कुछ पुर्तगाली गवर्नरों की जिनके द्वारा यहाँ पर कुछ कार्य किए गए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसे 1505 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों का प्रथम गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजा जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि कन्नूर, कोचीन और अंजादीप में किले का जो निर्माण था वह फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा ही करवाया गया था और इसने भारत में पुर्तगाली व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, जिसे हम लोग शांत जल की नीति भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली आर्मेडा या नौसैनिक शक्ति का उसने यहाँ पे काफी बेहतरीन प्रयोग करके इस ब्लू वाटर पॉलिसी को लॉन्च किया था। ये प्रश्न बराबर पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने भारत में लाई थी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा यह लाया गया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों का गवर्नर बनाकर के भेजा जाता है। यह दूसरा गवर्नर था और यदि हम लोग बात करें तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम ही हम लोग जानते हैं। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को छीन लिया था, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात नीनो डी कुन्हा 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों पर शासन करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था, जो कि काफी महत्वपूर्ण गवर्नर था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1530 ईस्वी में पुर्तगाली प्रांतों की राजधानी को कोचीन से बदल करके गोवा नीनो डी कुन्हा के द्वारा ही परिवर्तित किया गया था। और 1534 ईस्वी में दीव और बेसिन, जो कि गुजरात के तत्कालीन शासक बहादुर शाह से इसने प्राप्त कर लिए थे। इसके पश्चात अल्फांसो डिसूजा था, एक महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर, जिसके शासनकाल में जेसुइट पादरी फ्रांसिस्को जेवियर गोवा आए थे। ध्यान रखिएगा, जेसुइट पादरी फ्रांसिस्को जेवियर गोवा कब आए थे, तो अल्फांसो डिसूजा के शासनकाल में आए थे। अब दक्षिण भारत की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय क्षेत्रों पर पुर्तगालियों के अधिकार का एक प्रमुख कारण क्या था, तो दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य, दक्षिण भारत जो था वो मुगल साम्राज्य से बाहर था, वहां पर स्थानीय राजवंशों का शासन था, छोटे छोटे शासक वहां पर शासन कर रहे थे और पुर्तगालियों को दक्षिण भारत में मुगलों का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अतिरिक्त एक अन्य तथ्य ध्यान रखिएगा कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड के पश्चात फ्रांस ने भी व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्तियां प्राप्त की थी और इन लोगों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के विरुद्ध एक कड़ा संघर्ष शुरू कर दिया था, ताकि पूर्व के देशों के साथ व्यापार में सभी देशों को लाभ पहुंचे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कालांतर में अगर हम लोग देखें तो स्पेन और पुर्तगाल की जब पराजय हो जाती है तब अंग्रेज और डच व्यापारी जो थे वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते होकर के भारत आने लगे और भारत तथा पूर्व के देश, जिसमें कि हम लोग पूर्व के देशों में जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया आदि के द्वीप समूह शामिल है, वहां से इन्होंने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। डचों की बात करेंगे तो उन्होंने इंडोनेशिया और अंग्रेजों ने भारत, श्रीलंका और मलाया पर अधिकार करके वहां पर अपने औपनिवेशिक सत्ताओं की स्थापना की और उनके साथ व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। डच कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था, डच नागरिक, तो कार्नेलियस हाउटमैन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हाउटमैन को हम लोग द हस्तमान के नाम से भी जानते हैं। कार्नेलियस द हस्तमान जो था वो पहला डच यात्री था जो कि 1596 ईस्वी में भारत आया था और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है और यहीं पर डच संसद ने एक चार्टर पारित किया जिसके अनुसार डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ युद्ध छेड़ने, संधियां करने, क्षेत्र विजित करने और किले बनाने के अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डचों की जो रुचि थी वह भारत में नहीं थी अपितु इंडोनेशिया के मसालों के द्वीप पर थी। वहां पर अगर हम लोग देखें तो इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड में इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया। इन देशों में मसालों का उत्पादन होता था, इसीलिए डचों ने इन मसालों के व्यापार में अधिक रुचि ली और शीघ्र ही हम लोग देखते हैं कि डच नाविकों के द्वारा या नौसेना के द्वारा मलय जलडमरू मध्य, मलय
जल डमरू मध्य और इंडोनेशियाई द्वीपों से पुर्तगालियों को निकाल बाहर किया जाता है और इस क्षेत्र पर अधिकार में लगे अंग्रेजों को इन्होंने 1623 ईस्वी में पराजित करके इन क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे कि डचों ने पश्चिमी भारत में गुजरात के सूरत, भड़ौच, कैम्बे और अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम, बंगाल के चिंसूरा, बिहार के पटना, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा बीपीएससी के दृष्टिकोण से, और उत्तर प्रदेश के आगरा में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना या फैक्ट्रियों की स्थापना की। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि 1658 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किस स्थान पर डचों ने कौन सी कंपनी की, कौन से फैक्ट्री की स्थापना कब की थी। सबसे इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पटना में, ध्यान रखिएगा पटना में 1659 ईस्वी में डचों के द्वारा अपनी कोठी या फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। इससे पूर्व उन्होंने पुलिकट में 1610 ईस्वी में अपनी कोठी की स्थापना कर ली थी। इसके पश्चात आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो ध्यान रखिएगा 1599 ईस्वी, इसीलिए मैंने पहले कहा था आप लोगों से कि 1600 और 1599 में अंतर क्या है, उसे हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में। तो 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जिसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया था। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के माध्यम से पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार इस कंपनी को प्रदान कर दिया। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की जाती है, परंतु यह फैक्ट्री असफल रही थी और कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है वह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा जाता है, जो कि इस प्रयास में असफल रहता है। इसके पश्चात दक्षिण भारत की ओर चलते हैं हम लोग। तो अंग्रेजों ने वहां 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी, परंतु कालांतर में हम लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी ही उनकी व्यापारिक गतिविधियों का जो मूल केंद्र था वह मसूलीपट्टनम के स्थान पर मद्रास हो जाता है और वहां के स्थानीय शासक से उन्होंने एक भूमि का पट्टा प्राप्त कर लिया, जिस पर कालांतर में हम लोग देखते हैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से उन्होंने एक किले का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो आपका मद्रास में है और इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। साथ ही साथ ध्यान रखना है 1615 ईस्वी में अंग्रेज राजदूत था टॉमस रो। टॉमस रो मुगल बादशाह, उस समय मुगल बादशाह ध्यान रखिएगा जहांगीर था, चाहे कैप्टन हॉकिंस की बात करेंगे या हम लोग बात करेंगे टॉमस रो की। तो जहांगीर जो था उस समय मुगल शासक था। तो टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर से साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना करने के लिए एक शाही फरमान जारी करवाने में सफल हो जाता है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि 1622 ईस्वी में ब्रिटेन का जो शासक था चार्ल्स द्वितीय, उसका जो विवाह है वह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से हो जाती है। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से उसका विवाह होता है और पुर्तगालियों ने बंबई द्वीप जो था वह चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था। ध्यान रखिएगा बंबई द्वीप को हम लोग दहेजुआ जमीन के रूप में मान सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1622 ईस्वी में दहेज में अंग्रेजों को पुर्तगालियों के द्वारा यह द्वीप दिया गया था। लेकिन कालांतर में हम लोग देखते हैं कि 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर चार्ल्स द्वितीय ने इस द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो इंडोनेशिया के द्वीपों से जो मसालों का व्यापार हो रहा था उसमें भागीदारी को लेकर के अंग्रेज और डच ईस्ट इंडिया कंपनी में 1654 में लड़ाई प्रारंभ हो जाती है, जिसे कि 1667 ईस्वी में समाप्त होता है और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर सभी अधिकार छोड़ दिए और बदले में डच क्या किए कि उन्होंने भारत में अंग्रेजी बस्तियों पर आक्रमण करने का वचन दे दिया। आक्रमण न करने का वचन डचों ने दे दिया अंग्रेजों को, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज भारत, श्रीलंका आदि में सिमट करके रह जाते हैं और डच जो थे वो इंडोनेशियाई द्वीपों के अंतर्गत सिमट करके रह जाते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 1623 ईस्वी तक हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, आपका भड़ौच दोनों गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में है, आगरा उत्तर प्रदेश और मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। इसके लिए अगर हम लोग देखें
तो कंपनी ने आरंभ में व्यापार और कूटनीति के साथ साथ युद्धों का सहारा लिया और जिन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित की थी उन पर अधिकार करने के भी के प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो वहां पर अंग्रेजों के लिए परिस्थितियां काफी ज्यादा अनुकूल थी, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर मुगल साम्राज्य से टकराना नहीं पड़ रहा था और दक्षिण भारत में कोई ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं बचा था जो इन अंग्रेज व्यापारी कंपनियों को वहां प्रतिरोध कर पाते। तो इसी के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दक्षिण भारत में अंग्रेजों का विस्तार प्रारंभ हो जाता है। 1668 ईस्वी की बात करेंगे तो वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई का द्वीप प्राप्त कर लिया। जैसा पूर्व में हम लोग बोल ही चुके हैं कि 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने इसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। कालांतर में अंग्रेजों ने 1687 ईस्वी में यहीं पर अपने मुख्यालय की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, पूर्वी भारत में जब आते हैं तो पूर्वी भारत में कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियों में से एक की स्थापना 1633 ईस्वी में पहले उड़ीसा में की और कालांतर में हम लोग देखते हैं कि 1651 ईस्वी में कंपनी को बंगाल के हुगली नगर में व्यापार करने की आज्ञा मिल जाती है और शीघ्र ही मुगल शासकों ने पटना, बालासोर, ढाका और बंगाल तथा बिहार के दूसरे स्थानों पर भी इन्हें व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप देखते हैं कि अंग्रेजों ने वहां पर अपनी फैक्ट्रियां या कोठियों की स्थापना कर डाली। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1651 वह कालखंड था जब शाहजहां का शासन था और इसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब मुगल शासक बनता है और 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को नष्ट कर दिया था। इसके कारण औरंगजेब ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और अंग्रेजों को बंगाल से बाहर खदेड़ दिया था। और इसी कालखंड में देखते हैं कि जब अंग्रेजों को औरंगजेब ने बंगाल से बाहर खदेड़ा तो वो गंगा के तटवर्ती भाग में जाकर के एक द्वीप पर शरण लेने को बाध्य हो जाते हैं। कालांतर में माफी मांग लेते हैं और फिर औरंगजेब उन्हें व्यापार करने का अधिकार फिर से दे देता है। इसके अतिरिक्त 1698 की बात करेंगे तो वहां पर कंपनी को सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी बंगाल के तत्कालीन सूबेदार अजीमुशान के द्वारा दे दी जाती है। अजीमुशान उस समय बंगाल का सूबेदार था और जो कि औरंगजेब का बेटा था। तो इसने सुल्तानाती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। यहीं पर कलकत्ता शहर की स्थापना अंग्रेजों ने की, जहां पर हम लोग देखते हैं कालांतर में फोर्ट विलियम नामक एक किला बनाया जाता है। बाद में औरंगजेब के शासन काल में ही देखते हैं कि वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब से एक फरमान जारी करवा लिया, जिसके माध्यम से वह बिना शुल्क व्यापार कर सकते थे बंगाल के अंतर्गत। लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने इस अधिकार का काफी ज्यादा दुरुपयोग किया। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तब बंगाल पर मुगल पकड़ धीरे धीरे सुदृढ़ होती जाती है और 1717 ईस्वी में कंपनी ने उस समय के मुगल शासक फारूक सियार से एक फरमान प्राप्त कर लिया और इसमें कहा गया कि 1691 में उन्हें जो विशेषाधिकार, व्यापार करने के जो विशेषाधिकार मुगल शासक के द्वारा दिए गए थे, उसे फिर से बहाल कर दिया जाए और इसकी दोबारा मान्यता फारूक सियार ने इस 1717 के फरमान के द्वारा दे दिया जाता है। उस समय के इतिहासकार की बात करेंगे तो इतिहासकार ओम्स, एक इतिहासकार थे ओम्स, इन्होंने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा तक करार दे दिया था और इस फरमान के माध्यम से जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह कर मुक्त व्यापार कर सकती थी। इसके उपरांत 12 अगस्त 1765 को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जब इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी, जिसमें मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ में संधि की गई और इस संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया गया, या हम लोग यूं कहें कि अप्रत्यक्ष तौर पर बंगाल के शासक के रूप में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की नियुक्ति कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बंगाल के कुछ ऐसे नवाब भी रहे थे, जैसे बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां। ये लोग जो थे इन्होंने अंग्रेजों पर थोड़ा नियंत्रण करने का प्रयास किया, परंतु वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। लेकिन इलाहाबाद की संधि के बाद ये हम लोग देखते हैं कि बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हो जाता है। वहीं दक्षिण भारत की जब हम लोग बात करेंगे
तो पूर्व और पश्चिमी भारत में विदेशी घुसपैठ की संभावना ज्यादा नहीं थी, क्योंकि पूर्व की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पूर्व में बंगाल था, वहां पर अलीवर्दी खां का शासन उस समय चल रहा था। और पश्चिम की बात करेंगे तो वहां पर मराठों का वर्चस्व था और मराठों के विरुद्ध जाकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य नहीं कर सकती थी। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके उपरांत जब मुगल सत्ता कमजोर होती है और 1748 ईस्वी में जब निजामुल मुल्क आसफ जाह या चिनकिलिच खान, जो कि हैदराबाद का निजाम था, उसकी मृत्यु होती है, तो फिर अंग्रेजों को दक्षिण भारत में अपना नियंत्रण या वर्चस्व स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण मौका मिल जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक और हैदराबाद की गद्दी को लेकर के विभिन्न उत्तराधिकारियों के मध्य वहां पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, और जिसमें हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग पक्षकारों का समर्थन करते हुए एक दूसरे से भिड़ जाती है, जिसे हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ी गई थी। इसे हम लोग आगे हम लोग कवर करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और इसी आंग्ल फ्रेंच संघर्ष के उपरांत हम लोग देखते हैं कि तीसरे आंग्ल फ्रेंच युद्ध के उपरांत भारत से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग समाप्त हो गई। वो सिमट करके एक छोटे से क्षेत्र में जाकर के बस जाते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे डेनिस, डेनमार्क के निवासी थे डेनिस, ये ध्यान रखिएगा। और अंग्रेजों के पश्चात 1616 ईस्वी में इनका आगमन होता है भारत में। 1620 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने तंजौर के निकट ट्रंकेबार में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लीजिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1643 से लेकर के 1669 ईस्वी के मध्य तक जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी भारत में गतिविधियां लगभग शून्य थी, नगण्य के बराबर थी। और इसकी पुनर्स्थापना फिर से 1670 ईस्वी में कर दी जाती है। और डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की पुनर्स्थापना ध्यान रखिएगा 1670 में की गई थी, जो कि 1729 ईस्वी में इसे भंग कर दी गई। वहीं हम लोग देखेंगे कि डेनिस के द्वारा डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1676 ईस्वी में बंगाल के श्रीरामपुर में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की, जो टंकेबार के बाद भारत में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी महत्वपूर्ण फैक्ट्री थी। और इसके उपरांत देखते हैं कि 1745 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेच दिया और ये भारत से वापस चले जाते हैं। अंतिम कंपनी के रूप में हम लोग देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसकी स्थापना फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों के द्वारा 1664 ईस्वी में किया गया था। इसका नाम था कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस, इसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो, जिसे फ्रैंको कैरो भी कहा जाता है, इसी के नेतृत्व में पहला फ्रांसीसी दल भारत आता है। और दिसंबर 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी थी। इसके उपरांत 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था, परंतु जब 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि होती है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पांडिचेरी फिर से प्राप्त हो जाता है। और पांडिचेरी कारखाने की ही बात करेंगे तो वहां पर फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण करवाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है मिलाने वाले रूप में कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ किया गया, फोर्ट लुई कहाँ स्थापित किया, या किसने स्थापित किया था। तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। और फ्रांसीसियों की बात करेंगे तो इन्होंने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1724 में मालाबार में स्थित माहे और 1739 में करिकल पर अधिकार कर लिया। बाद में 1742 की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसके पश्चात 1742 के पश्चात फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसियों ने भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में इन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही हम लोग भारत में अंग्रेज
आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के रूप में हम लोग देखते हैं। और इसे मूल रूप से हम लोग दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में ये युद्ध लड़े गए, इसीलिए इसे कर्नाटक के 3 युद्धों के रूप में भी जाना जाता है। यह संघर्ष लगभग 20 वर्षों तक चला था और इन्हीं युद्धों के उपरांत हम लोग देखते हैं कि भारत में फ्रांसीसी शक्ति क्षीण हो गई। अब कर्नाटक के प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो ये आपका 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी के मध्य कर्नाटक में लड़ा गया था। यह युद्ध कुछ नहीं था अपितु ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संबंध में जो यूरोप में युद्ध हो रहा था अंग्रेज और फ्रांस के बीच, उसका विस्तार भारत में भी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि भारत में भी दोनों ईस्ट इंडिया कंपनियां जो थी वो लड़ने लगती है। यह युद्ध जो था आपका ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, यह 1748 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। इसके लिए संधि थी एक्स-ला-शापेल की संधि और इस संधि के द्वारा ही यह युद्ध समाप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि भारत में भी अंग्रेजी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो युद्ध हो रहा था कर्नाटक का, वह भी समाप्त हो जाता है। युद्ध के परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं, इस संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया था, जो कि पूर्व में हम लोग देखे थे कि मद्रास पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है, जहां पर अंग्रेजों ने अपने किले फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। दूसरा युद्ध होता है आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध, 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था और यह युद्ध कुछ नहीं था अपितु हैदराबाद और कर्नाटक के मध्य जो वहां के शासक थे जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात उत्तराधिकार को लेकर के जो संघर्ष होता है, उसी के परिणाम स्वरूप यह युद्ध होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब दक्कन के निजाम या हैदराबाद के निजाम चिंगलिश खां की 1748 ईस्वी में मृत्यु होती है, तो उसके पश्चात इसकी मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र नासिर जंग और उसका भतीजा मुजफ्फर जंग के मध्य उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक का नवाब था नवाब अनवारुद्दीन और उसका बहनोई था चांदा साहब के मध्य भी उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस समय भारत में फ्रांसीसी क्षेत्रों का जो गवर्नर था वह था डुप्ले ने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया और उसने चांदा साहब जो कि कर्नाटक के गद्दी का एक दावेदार था और दूसरा हैदराबाद की गद्दी का दावेदार मुजफ्फर जंग जो कि चिंगलिश खां का भतीजा था, उसको अपनी ओर मिला करके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है। और यहीं पर 1749 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि अंबूर का युद्ध होता है, जिसमें अनवारुद्दीन को पराजित करके उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका जो बेटा था मोहम्मद अली, वह त्रिचुरापल्ली भाग जाता है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक पर चांदा साहब का अधिकार हो जाता है और यहाँ पर हैदराबाद में भी नासिर जंग मारा जाता है और मुजफ्फर जंग जो था, जो कि चिंगलिश खां का भतीजा था, उसे निजाम या दक्कन का सूबेदार बना दिया जाता है। और मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसी कंपनी को पांडिचेरी के निकट जमीनें और मसूलीपट्टनम का प्रसिद्ध नगर भी दे दिया था। साथ ही साथ इसने कंपनी और उसकी सेनाओं के लिए 5-5 लाख रुपए प्रदान भी किए थे। डुप्ले की बात करेंगे तो इसी युद्ध के उपरांत डुप्ले को 20 लाख के साथ एक जागीर दी गई थी, जिसकी वार्षिक आय जो थी वह 1 लाख रुपए थी। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डुप्ले को कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक के मुगल क्षेत्रों का ऑनरेरी गवर्नर डुप्ले को बना दिया गया था मुजफ्फर जंग के द्वारा। और यहीं पर हैदराबाद में हम लोग देखते हैं कि डुप्ले का जो महत्वपूर्ण या सबसे श्रेष्ठ सैनिक अधिकारी था बुसी, उसके साथ में एक सैन्य टुकड़ी को हैदराबाद में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। बुसी अपनी सेना के साथ में हैदराबाद में ही नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात बुसी ने निजामुल मुल्क आसफ जाग के तीसरे बेटे सलावत जंग को गद्दी पर बिठा दिया। बदले में सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को आंध्र प्रदेश का वह क्षेत्र पुरस्कार में प्रदान किया जिसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तरी सरकार तट जो है वह फ्रांसीसियों को दिया गया था सलावत जंग के द्वारा। और यहीं पर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। दोनों के मध्य युद्ध होता है। रॉबर्ट क्लाइव फिर सामने आता है और रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे तो क्लाइव ने ही आरकाट जो कि कर्नाटक की राजधानी थी उस पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। और इसके उपरांत देखते हैं कि कर्नाटक का जो नवाब था चांदा साहब और फ्रांसीसियों ने विवश होकर के तिरुचिरापल्ली की घेराबंदी कर ली, जहां पर कि
नासिर जंग का बेटा मोहम्मद अली बैठा हुआ था। इसके उपरांत चांदा साहब की हत्या हो जाती है और दोनों सरकारों के बीच जो है एक समझौता हो जाता है। कालांतर में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए समझौते के अंतर्गत 1754 ईस्वी में अंग्रेजों के ही कहने पर डुप्ले को भारत से वापस बुला लिया जाता है और डुप्ले की जो वापसी थी वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए घातक सिद्ध होती है। कर्नाटक के तीसरे युद्ध की बात करेंगे तो ये 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला और यह यूरोप में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार माना जाता है। यह ध्यान रखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य यूरोप में 7 वर्षों तक एक युद्ध चला था, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय होती है। युद्ध के आरंभ की ही बात करेंगे तो आरंभ में ही अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और 22 जनवरी 1760, ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें भारत में फ्रांसीसी शक्ति के संदर्भ में यह निर्णायक रहा और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति था, आपका गवर्नर जनरल नहीं, सेनापति था आयरकूट। आयरकूट ने फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डिलाली को पराजित किया और यह भारत में फ्रांसीसियों के लिए अंतिम निर्णायक युद्ध साबित होता है। इसके पश्चात भारत से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक काफी छोटे क्षेत्रों में सिमट करके रह जाती है। वांडीवास युद्ध के उपरांत हम लोग देखते हैं कि 1763 ईस्वी में पेरिस का समझौता होता है, जिसके माध्यम से यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हो जाती है। इस संधि के अनुसार, पेरिस की संधि के अनुसार भारत में जो फ्रांसीसी बस्तियां थी वो सभी बस्तियां वापस कर दी जाती है, लेकिन फ्रांसीसी अब उन बस्तियों या कोठियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे, न ही वह उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर सैनिक रख सकते थे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अंततः अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसियों को पंगु बना दिया, उन्हें दंत और नख से मुक्त कर दिया। यहाँ पर ध्यान रखिए, कुछ नोट्स दिए गए हैं कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में कार्ड्स प्रणाली प्रारंभ की गई थी। इस प्रणाली के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली नौसेना के द्वारा समुद्रों में जहाजों की सुरक्षा, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा की जाती थी समुद्री लुटेरों से, जिसके एवज में वो कर वसूल करते थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी भी कहा जाता है, बड़ा अच्छा फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। 1600 ईस्वी में, यहाँ ध्यान रखिए 1599 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना एक संयुक्त शेयर कंपनी के रूप में की गई थी। वहीं विजयनगर की बात करेंगे तो विजयनगर क्षेत्र में ब्रिटिश को दमरल्ला वेंकटरादी नायक नामक एक स्थानीय मुखिया से जमीन का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ था। इसी टुकड़े पर उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी या एक किले का निर्माण किया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक अन्य तथ्य, बर्बर नामक फ्रेंच एजेंट के द्वारा औरंगजेब से 4 सितंबर 1666 ईस्वी को व्यापार से संबंधित एक प्रमाण प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम लोग एनसीईआरटी को अपना कंप्लीट करेंगे और आज के इस सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट सेशन में प्रांतीय स्वतंत्र राज्यों के साथ में। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोज लाता रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।